हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नई बुक जो कि है अपनी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की अरिहंत की। हम स्टार्टिंग करेंगे बहुत ही बेसिक लेवल से, बेसिक टू एडवांस चलेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश। ओके, सो जो हम फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं इसमें हम बहुत ही बेसिक चीज़ें जानेंगे इंग्लिश की। तो इस बुक में बताया गया है कि अल्फ़ाबेट क्या है। तो अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में कितने 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स, जिन्हें कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। इनका उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन तो सेम ही रहता है, पर जो इनकी आकृति रहती है वो भिन्न भिन्न डिफरेंट रहती है। कैपिटल्स लेटर का प्रयोग कब किया जाएगा या जानना शुद्ध अंग्रेजी लिखने के लिए आवश्यक है, इसकी जानकारी हमें बताई गई है। तो कैपिटल लेटर्स आप देख सकते हैं, ये हैं, और इसी के साथ ही स्मॉल लेटर्स बताए गए हैं। अब सेकंड जो बताते हैं जिसके बारे में, वो है शब्द। शब्द क्या होते हैं? लेटर्स को आपस में मिलाकर लिखने से उसका कोई अर्थ निकलता है तो उसे वर्ड कहते हैं। अब लेटर्स, शब्द का मतलब ये भी नहीं कि कुछ भी लिख दिया हमने, उसको लिखने के बाद जो उसका कुछ मीनिंग निकले उसे हम शब्द कहेंगे, वर्ड्स कहेंगे। ठीक है, लेकिन लेटर्स एक ही लेटर्स वाले जैसे कि ए, आई, ओ इत्यादि इसके अपवाद हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं मतलब कि जो वर्ड्स बनाते हैं उसको बनाने के लिए हमें स्वर और व्यंजन का होना आवश्यक है, और ए, आई, ओ इसके अपवाद है क्योंकि ये शब्द भी हैं और साथ में लेटर्स भी हैं। ठीक है, सॉरी, वोवल्स भी हैं और व्यंजन भी हैं। थर्ड हम देखते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होते हैं? दो या अधिक वर्ड्स को आपस में लिखने से बनने वाले शब्दों का समूह का कोई अर्थ निकलता है। इस शब्द समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। मतलब कि सबसे छोटी जो हमारी यूनिट है वो अल्फ़ाबेट है, उसके बाद वर्ड्स आ जाएगी, और नेक्स्ट हम देखते हैं सेंटेंस। ठीक है, इसको मुख्य रूप से दो भाग में बांटा जाता है, एक तो सब्जेक्ट होता है और सेकंड होता है प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है तो जो सब्जेक्ट होता है वो कार्य करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। मतलब कि जो भी काम कर रहा है, जैसे कि राम खाना खा रहा है तो यहाँ पे सब्जेक्ट राम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट मतलब कि ये चार प्रकार से होता है। एक सिंपल सेंटेंस जिसमें क्या होता है, फाइनाइटिव वर्ब होती है। ठीक है, सेकंड होता है कंपाउंड सेंटेंस जिसमें दो या अधिक प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं जो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कंजक्शन द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें क्या है, कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है या एक या अधिक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है वो मिक्स्ड सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंस जो सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से अलग होते हैं, मिक्स्ड कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट है। अब हम सेकंड जो पेज पर आते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, उसमें बताया गया है हमें, सेकंड पेज में अगर हम देखें तो उसमें बताया गया है हमें, चलिए आते हैं हम सेकंड पेज पर। उसमें क्या बताया गया है हमें? उसमें बताया गया है क्लॉज के बारे में। ठीक है, क्लॉज क्या है? शब्दों का ऐसा समूह जो एक सेंटेंस का एक ही भाग है, जिसमें फाइनाइटिव वर्ब एवं एक सब्जेक्ट होता है, क्लॉज कहलाता है। अब इंग्लिश में हम देख लेते हैं तो क्लॉज इज अ सच ऑफ ग्रुप ऑफ द वर्ड दैट फ्रॉम पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड कॉन्टेक्स्ट अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइटिव वर्ब। क्लॉज तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, ऐसे क्लॉज होते हैं जो स्वयं में स्वतंत्र होते हैं, जिसका स्वयं का पूर्ण अर्थ निकलता है। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। वो क्लॉज कैसे होते हैं? एक स्वतंत्र क्लॉज है जिसका स्वयं का अर्थ निकलता है, सिंपल सेंटेंस की तरह ही होते हैं, जो अन्य क्लॉज से कोऑर्डिनेट कंजक्शन यानी कि एंड, बट, फॉर और एटसेट्रा द्वारा संयुक्त रूप से होती है। मतलब कि प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है वो स्वयं अकेला होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड देखें तो कोऑर्डिनेट क्लॉज आता है, जिसमें हम क्या होता है, जो सिंपल सेंटेंस की तरह होता है पर क्लॉज से कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा होता है, जैसे कि एंड, बट, फॉर और एटसेट्रा। ठीक है, फिर थर्ड आता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। यह क्लॉज एक स्वतंत्र क्लॉज नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान देना, सब ऑर्डिनेट क्लॉज स्वतंत्र क्लॉज नहीं है, इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, जिसका स्वयं को पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है। यह अपने पूर्ण अर्थ के लिए अन्य क्लॉज पर निर्भर होता है। यह क्लॉज अन्य क्लॉज से सब ऑर्डिनेट कंजक्शन जैसे एज, वाई, बिकॉज, सिंस, बिफोर, अनलेस, थॉ, ऑल्दो, लीस्ट, एज सून एज, प्रोडक्ट, प्रोवाइडेड एक्सेट्रा के लिए संयुक्त होता है। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का इस क्लॉज के द्वारा किया जाने वाला कार्य के अनुसार तीन भागों में विभक्त किया जाता है। एक नाउन क्लॉज, सेकंड है एडजेक्टिव क्लॉज और थर्ड है एडवर्ब क्लॉज। अब फ्रेज क्या होता है? फ्रेज देखें तो शब्दों का समूह जिसका अर्थ तो निकलता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं निकलता, फ्रेज कहलाता है। जैसे इंग्लिश में देखें तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मैक सेंस बट नॉट कॉम्प्लेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। ठीक है, जैसे कि हम देखें तो इसमें बताए गए हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब हम देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। वाक्य सेंटेंस में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के शब्दों को 8 भागों में विभक्त किया जाता है। फर्स्ट है नाउन, सेकंड है प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ एडवर्ब, फिफ्थ प्रोपोजिशन एंड सिक्स वर्ब, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, 8 पार्ट्स हैं।
पार्ट ऑफ स्पीच के। अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में देखिए तो ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में देखिए तो क्या बोलता है, ऐसे वाक्य जो नेगेटिव नहीं है अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, मतलब कि जिनमें नेगेटिव नहीं है, मतलब कि नॉट नहीं है, नो नहीं है, ठीक है। असर्मेटिव सेंटेंस देखिए तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, ऐसे वाक्य जिसमें कुछ कथन किया गया हो, असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं, जैसे आई वॉज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। 3 आई हैव टेकन अ डिसीजन, ओके। सो 9th अगर हम देखें तो उसमें इंफरेटिव सेंटेंस के बारे में बताया गया है, ऐसे वाक्य जिसमें आदेश यानी कि ऑर्डर, निर्देश यानी कि डायरेक्शन या कमांड, प्रार्थना यानी कि रिक्वेस्ट, और सुझाव यानी कि सजेशन, और सलाह यानी कि एडवाइस का भाव निहित रहता है, जैसे शट द डोर, ओके। सो ये क्या है, ऑर्डर। और कंसल्ट अ गुड फिजिशियन यानी कि ये क्या है आपके लिए एक निर्देश है या डायरेक्शन है, या आप सुझाव कह सकते हैं इसे, ठीक है, एडवाइस कह सकते हैं, ठीक है। 10th है हमारा ऑप्टेंटिव सेंटेंस, ओके। ऐसे वाक्य जिन्हें गॉड विशेस यानी कि प्रार्थना, अभिवादन या अच्छा व्यक्त की जाती है, ठीक है, इसमें इच्छा व्यक्त की जाती है, ऑपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जैसे गॉड ब्लेस यू, लॉन्ग लाइव द क्वीन, ओके। अब हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऐसे वाक्य जो अफसोस, घृणा, दुख, आश्चर्य, प्रशंसा और शाबाशी देने के भाव से व्यक्त किए जाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं, जैसे हरी वी हैव वॉन द मैच, ओ शी डाइड सो यंग, ओके। अब देखिए अब देखें हम नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या बताते हैं हमें, कॉल्क्वियल यानी कि इसका अर्थ होता है कॉन्वर्सेशनल या इनफॉर्मल, जो बातचीत में प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें कॉम्प्लीमेंट, इसका अर्थ होता है पूरक, यानी कि कॉम्प्लीमेंट वाक्य वह भाग है जो वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को स्पष्ट करता है, जो सब्जेक्ट की पूर्ति करता है या सब्जेक्ट को स्पष्ट करता है, उसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। तथा जो ऑब्जेक्ट की पूर्ति करता है या ऑब्जेक्ट को स्पष्ट करता है उसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जैसे कि गोपेश बिकम अ टीचर, निशा इज़ अ गर्ल, ओके। वाक्य में टीचर एवं अ गर्ल सब्जेक्ट को स्पष्ट करते हैं, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड जो एग्जाम्पल है वो क्या बोल रहा है, वी इलेक्ट राम और आवर मॉनिटर, हर फादर नेम्ड हर शीला, ठीक है। इस वाक्य में क्या है, मॉनिटर और शीला ऑब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। चलिए अभी हमने इतना देखा, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, नेक्स्ट देखने वाले हैं हम ये वही स्लाइड है, सॉरी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कॉन्ग्रेंट ऑब्जेक्ट, जब वाक्य में वर्ब के मीनिंग की सिमिलैरिटी में ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है तो ऐसा ऑब्जेक्ट कॉन्ग्रेंट ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। ही फाउंड अ, ठीक है, रहीम सॉन्ग अ सैड सॉन्ग, उपरोक्त वाक्यों में सॉन्ग वाइटर क्रमशः वर्ब सैंग एंड फाउंड के कॉन्ग्रेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम देखिए सिलेबल, तो वर्ड ये वह भाग है जो एक बार में बोला जाता है, सिलेबल कहलाता है, जैसे वर्ड्स एक या अधिक सिलेबल का हो सकता है। अ सिलेबल इज अ पार्ट ऑफ द वर्ड दैट कंटेन अ सिंगल वोवल साउंड एंड दैट इज pronounced as a unit. So for example, book has one syllable and reading has two syllable, okay. So one syllable word run, sit, come, go, my, he, etc. Two syllable word Monday, 14, father, some, Sunday, etc. Words with more than two syllable, wonderful, beautiful, democracy, impossible, ओके। सो वर्ब 16 में हम देखते हैं वॉवल्स। अंग्रेजी भाषा में AEIOU को वॉवल्स यानी कि स्वर माना गया है। इसके अतिरिक्त कई व्यंजन भी स्वर की ध्वनि हेतु प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। अब हम देखें तो कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, AEIOU को छोड़कर जो भी बचते हैं वो जो भी अल्फ़ाबेट्स बचते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। अंग्रेजी भाषा में 21 होते हैं और वॉवल्स कितने होते हैं, 5, एंड कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रीफिक्स क्या होते हैं, मूल शब्दों के साथ पहले जुड़े कुछ अक्षर, जैसे आई एम, आई एन यानी कि एम, एन, अन, एड, डिस, ठीक है, शिप इत्यादि एम इत्यादि प्रीफिक्स कहलाते हैं। प्रीफिक्स द्वारा नए शब्द का निर्माण होता है, जैसे कि पॉसिबल में हम एम जोड़ देंगे तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, फिर प्योर में हम एम जोड़ देंगे तो एम प्योर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही हमने लाइक में डिस जोड़ दिया है तो डिसलाइक बना है, ठीक है। वैसे ही हमने बार्क में एम बार्क जोड़ दिया है, ठीक है, फिर डिफ्रैम जोड़ दिया है। अब देखिए यानी कि ये क्या होता है, पहले जोड़े जाते हैं कोई भी वर्ड, जैसे एम, एन, अन, एंड, डिस, एम, ये सब क्या होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं सफिक्स क्या होते हैं, तो मूल शब्द के बाद लगे हुए अक्षर, जैसे कि एज, एड, लिस्ट, इस्ट, ठीक है, ING, याम, ISH, इन, शिप इत्यादि क्या होता है, सफिक्स कहलाते हैं। ये क्या होता है, बाद में जोड़े गए हैं, प्रीफिक्स मतलब कि पहले, सफिक्स मतलब कि बाद में, ओके। जैसे कि देखिए अब हमने देखा है ब्रेकेज,
गिफ्टेड, टैलेंटेड, राइस्टेड, सोशलिस्ट, फ्रेंडशिप, हार्डशिप एक्सेट्रा। अब हमने देखते हैं नेक्स्ट, हमने अभी सफिक्स देखा, अब हमने नेक्स्ट देखते हैं प्रोमोडिफियर। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम, वह शब्द जो नाउन से पहले आता है उसके अर्थ में वृद्धि करता है, डिफियर कहलाता है। जैसे ही मिसबिहेव्ड विथ एन इनविटेड फ्रेंड। ठीक है, इनवाइटेड फ्रेंड में क्या कर रहा है वो, मिसबिहेव। ठीक है, दे शॉल द क्लोज्ड हाउस। ओके, ठीक है। उपरोक्त वाक्य में क्या है, इनवाइटेड एंड कर्स्ड क्या है, मतलब कि किसी चीज़ की मीनिंग में वृद्धि करता है। जैसे कि हम बोलें कि हम उसको क्या कह रहे हैं, ठीक है, इनवाइटेड फ्रेंड मतलब कि आमंत्रित किया हुआ, उसका दोस्त है, उसका क्या करना, उसके साथ क्या किया, उसने मिसबिहेव किया। ठीक है, तो मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, उसको उसमें वृद्धि कर रहे हैं, मतलब कि उस जो वर्ड्स दिया है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। स्लैंग, ये क्या होता है, स्लैंग कंसिस्ट of words, expression and meaning. They are informed and are used by the people who know each other very well and quite familiar with one another. Okay, generally abusing language. पूर्ण परिचित व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त अनौपचारिक विशेष शब्द, एक्सप्रेशन, सामान्य रूप से गाली जैसे शब्द इत्यादि को कहते हैं। ठीक है, स्लैंग। ओके, फिर टेंस के बारे में जानते हैं। टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच shows not only the time of an action but also the स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। ओके, फिर सिक्वेंस ऑफ द टेंस देखें तो कालक्रम के बारे में हम जानते हैं, वह नियम जो निर्धारित करते हैं कि किसी वाक्य में सब कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, सब कोऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया यानी कि वर्ब का टेंस क्या होगा, अर्थात यदि प्रिंसिपल्स क्लॉज में वर्ब का टेंस प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सा टेंस प्रयुक्त होना चाहिए जिससे वाक्य संरचना सही हो, इसका निर्धारण जिन सिद्धांतों नियमों के अंतर्गत किया जाता है उन्हें सीक्वेंस ऑफ टेंस के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। मतलब कि सीक्वेंस ऑफ टेंस में क्या क्या बताते हैं कि टेंस क्या होगा, अगर हम किसी वाक्य को बोल रहे हैं तो उसका टेंस क्या होगा, उसका प्रिंसिपल क्लॉज में वर्ब क्या होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं कि टेंस में प्रयुक्त कौन सा क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लॉज उसमें यूज़ किया जाना चाहिए, वाक्य की संरचना कैसी होगी, इसका निर्धारण जिस सिद्धांत और नियमों के अंतर्गत किया जाता है उन्हें क्या कहता है, सीक्वेंस ऑफ टेंस कहते हैं। अब देखते हैं हम नाउन क्या होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य अथवा अवस्था के नाम को नाउन कहते हैं। इंग्लिश में देखते हैं, अ नाउन इज द वर्ड यूज्ड एज नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। थिंक शब्द बहुत ही विस्तृत है, इसमें सभी चीज़ों का समावेश किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे वो टाइप ऑफ नाउन्स देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।